भारत में ज्यादातर भारतीयों के दिन की शुरुआत होती है चाय की चुस्की से, लेकिन यही चाय आपकी सेहत को भी बिगाड़ सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चाय के बागानों में प्रतिबंधित पेस्टिसाइड्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, जो चाय को बना रहा है जहरीला। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस खतरे को देखते हुए नोटिफिकेशन जारी कर मॉनिटरिंग की बात कही है और ये पाया है कि जो चाय वहां से उत्पादित हो रही है उनमें प्रतिबंधित पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आपने खबर भी सुनी होगी, राजस्थान के बांसवाड़ा में पेस्टिसाइड युक्त चाय पीने से एक ही परिवार के कई लोगों की मौत हो गई थी। डॉक्टर्स भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि पेस्टिसाइड वाली चाय आपकी सेहत पर गंभीर असर डाल सकती है। इसलिए आज हम चाय के देश भारत में चाय में मिलने वाले पेस्टिसाइड्स पर ही चर्चा करेंगे। ये चर्चा होगी चाय पर, लेकिन पेस्टिसाइड वाली चाय पर। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। सबसे पहले रिपोर्ट। क्या आप भी अपने दिन की शुरुआत चाय की प्याली से करते हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आपकी चाय में पेस्टिसाइड वाला जहर हो। चौंकिए नहीं, मुनाफाखोर चाय के बागबानों में धड़ल्ले से प्रतिबंधित पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको पीने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। इधर चाय के स्वाद में जहर घोलने वालों पर बंगाल सरकार ने कड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। स्टेट लेबर डिपार्टमेंट ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर साफ कर दिया है कि फसाई ने जिन पेस्टिसाइड्स पर बैन लगाया है, अगर उन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल चाय के बागबानों में किया जाता है तो वो चाय ना तो बेची जाएगी और ना ही स्टॉक की जाएगी। इसके साथ ही प्रतिबंधित पेस्टिसाइड का अगर कोई इस्तेमाल करता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बंगाल सरकार के मुताबिक चाय पर अब सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे बंगाल में बनने वाली चाय के साथ साथ दूसरे राज्यों और पड़ोसी देशों से आने वाली चाय की क्वालिटी पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने 26 प्रतिबंधित पेस्टिसाइड्स की लिस्ट भी जारी की है, जिन्हें चाय के प्रोडक्शन में इस्तेमाल करना पूरी तरह से गैरकानूनी होगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि उत्तर बंगाल के कुछ इलाकों में अब भी ये जहरीले रसायन चोरी छिपे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इससे चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों, चाय पीने वाले उपभोक्ताओं और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है। यही नहीं, प्रतिबंधित पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं रुका तो इसका असर सिर्फ घरेलू बाजार ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल टी मार्केट पर भी पड़ेगा। राज्य सरकार ने चाय पर निगरानी रखने के लिए इसकी जिम्मेदारी वेस्ट बंगाल टी डायरेक्टोरेट को सौंपी है। अब ये विभाग किसानों, होलसेलर्स, डीलर्स, रिटेलर्स और एजेंट्स के बीच जागरूकता फैलाएगा कि इन जहरीले पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। इसके अलावा नॉर्थ बंगाल जोन के अलावा श्रम आयुक्त, एडिशनल लेबर कमिश्नर इस अभियान में डायरेक्टोरेट की मदद करेंगे। खबरों के मुताबिक डायरेक्टोरेट और डिपार्टमेंट तुरंत कार्रवाई करेंगे और अगर कहीं भी बैन किए गए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल या स्टॉकिंग होती पाई गई तो उसे रोका जाएगा। साथ ही कोई गाड़ी चाय की पत्तियों को लेकर जा रही है और अधिकारियों को शक होता है कि उसमें प्रतिबंधित पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया है तो वे तुरंत सैंपल इकट्ठा कर लैब टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। यही नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटरस्टेट बॉर्डर पर तैनात कस्टम विभाग के अधिकारी भी अब हर चाय की खेप को तभी आगे जाने देंगे जब उसके पास किसी मान्यता प्राप्त लैब का क्लियरेंस रिपोर्ट होगी। पेस्टिसाइड्स वाली चाय हमारी सेहत पर गहरा असर डाल सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये पाचन समस्या, सिर दर्द और हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकती है। यही नहीं, लंबे समय तक पेस्टिसाइड्स वाली चाय पीने से लिवर और किडनी भी डैमेज हो सकती है और कुछ पेस्टिसाइड्स तो कैंसर का खतरा भी बढ़ाते हैं। ऐसे में सरकार का ये कदम बेहद जरूरी था ताकि जहरीले पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को रोका जा सके। अब देखना यह है कि इस फैसले को जमीनी स्तर पर कितना तेजी से लागू किया जाता है और क्या इससे सच में चाय उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाले अवैध कारोबार पर रोक लग पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर गौतम बंसाली का। देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और सीनियर फिजिशियन हैं बॉम्बे हॉस्पिटल से जुड़े हुए। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं प्रदीप चक्रवर्ती साहब, पूर्व डायरेक्टर फसाई के। बहुत बहुत स्वागत है चक्रवर्ती साहब आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं, JP शर्मा साहब, जाने माने चाय विशेषज्ञ हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका हमारे शो पे। शर्मा जी, इनफैक्ट आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि हम तो जहाँ से जो खबर के सोर्स आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से, खासतौर से नॉर्थ जो इलाका है जहाँ पर टी बागान वगैरह हैं, वहाँ से ये खबर छन के आ रही हैं क्योंकि आप काफ़ी एक्टिव हैं वहाँ पे। ज़रा हमें बताइए कि ये पेस्टिसाइड्स का ये चिंता कौन सी है और कितना बड़ा खतरा इससे हो सकता है, शर्मा जी?
देखिए, खतरा तो बहुत बड़ी है और काफी ये सीरियस मैटर है। हम्म, जितना कम से कम पेस्टिसाइड की प्रयोग किया जाए, उतना ही हमारे मतलब पूरे समाज के लिए, इस वातावरण के लिए, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए मतलब पूरी ओवरऑल वेइंग के लिए काफी अच्छी बात होगी। समस्या ये है कि आज से 25-30 साल पहले अगर हम देखें, तो उस समय चाय पूरी तरीके से एक ऑर्गेनाइज़ सेक्टर थी। मतलब कि उनकी अपनी फैक्ट्रियाँ हैं, बागान है, अच्छे लेवल के मैनेजमेंट होते थे, सारा कुछ वेल ऑर्गेनाइज़्ड था। लेकिन लास्ट 25-30 साल से ऐसा हुआ, धीरे-धीरे छोटे ग्रोवर्स बढ़ते गए और ये ग्रोवर्स की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि टोटल चाय के उत्पादन में 50% से भी ज़्यादा उनका हिस्सा है। और ये जो छोटे ग्रोवर्स हैं, इनकी जो मैनेजमेंट है, वो बढ़िया लेवल की तो होती नहीं है। ना ही इनके पास कोई ऐसे कंसल्टेंट होते हैं, जो उनको सही मार्गदर्शन करें। तो इनको मतलब होता है कि कुछ भी ऐसे पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड कुछ भी यूज़ कर दो, जिससे उनका क्रॉप बचे रहे। आप सबको पता होना चाहिए कि इवन पेस्टिसाइड या जितने भी तरीके के केमिकल्स प्रयोग करने के बावजूद भी कीड़ों के आतंक से चाय की फसल 15 से 30% की नुकसान होती है, मैनेजमेंट करने के बावजूद भी। तो कहीं ज्यादा ना हो जाए इस चिंता में मतलब अनाप शनाप कोई भी केमिकल्स उस पे स्प्रे कर देते हैं, चोरी छुपे हो जैसे भी हो। हम्म, ये जो टी बोर्ड का पहले से ही एक प्लांट प्रोटेक्शन कोड चला आ रहा है, आज से नहीं बहुत साल हो गया है, उसमें भी इसी बात की जिक्र है। लेकिन बात यह है उसकी इम्प्लीमेंट करने का कि एक जमीनी स्तर पे किस ढंग से प्रयोग किया जाए। इन करेक्ट। छोटे जो भी फार्मर्स हैं, हम्म, उनको सबसे पहले एजुकेट करने की जरूरत है। हम्म, और देखिए, लेबर डिपार्टमेंट बोला है कि भाई ठीक है, पत्तियों के सैंपल्स को देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट्रियां दो है, एक है बीएलएफ, बॉटलिफ टी फैक्ट्री, जो छोटे छोटे ग्रोवर से पत्तियों को खरीद करके चाय बनाती है। अच्छा। ये टोटली और ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें किसी भी तरीके का अच्छा शर्मा जी, कोई एक चीज बताइए, एक चीज बताइए। हाँ, ठीक है, आपने कहा कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का इशू है, और वाकई में हमने देखा है कि कई छोटे प्लेयर्स जो हैं उठ खड़े हुए हैं, जो अपना मुनाफा देखते हैं, उनको कंप्लायंस से कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं, वो वहाँ पर क्या कर रही हैं? क्योंकि क्या कोई टी शिपमेंट का जब वहाँ से निकलता है तो उसका कोई इंस्पेक्शन होता है क्या? क्या जिस समय प्रोडक्शन हो रहा है उस पे कुछ उस वक्त कोई मॉनिटरिंग होती है क्या? नहीं दीपक जी, यहाँ पे जमीनी स्तर पे अगर बात करें, हम्म, तो सबसे पहले जो छोटे स्मॉल ग्रोवर्स पत्तियों को तोड़ करके फैक्ट्रियों में जो बेचते हैं, हम्म, मतलब पत्तियों को बेच देते हैं हम्म, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, हरी पत्तियों की बात कर रहा हूँ। हम्म, उसके बाद से चाय बन जाती है। चाय चाय बनने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उसके अंदर में कितनी इंसेक्ट या पेस्टिसाइड क्या है, सॉरी पेस्टिसाइड कितनी है, हम्म, इसकी मात्रा का कुछ पता होता नहीं है। चाय ओके। बन गई, उसके बाद से बनी हुई चाय की आप कुछ भी टेस्टिंग कर लो, ये तो नुकसान वाली बात है, कोई नहीं मानने को तैयार होगा। और प्रैक्टिकल अभी होता भी नहीं है, कहीं कहीं होता है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो ठीक है, सैंपल लीजिए, टेस्ट करिए, फिर ऑक्शन में उसकी क्लेम डालिए कि भाई इसमें ये सब रिड्यूसल पाई गई है, फिर आप शिपमेंट कैंसिल करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जमीनी स्तर पे आपको सबसे पहले हरी पत्तियों के अंदर में केमिकल की मात्रा क्या है, उसको टेस्ट करना जरूरी है। उसके बाद से अच्छा, फर्दर प्रोसेसिंग यानी करने की कि जरूरत है। शर्मा जी, अगर मैं सही समझ पा रहा हूं, तो जब हरी पत्तियां जब निकाली जा रही हैं उस समय कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। फाइनल प्रोडक्ट अगर तैयार हो गया और उसमें अगर पेस्टिसाइड की मात्रा का क्लेम हुआ तो फिर वो उसको आप बाद में देखेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो हाँ, सोर्सिंग है, हरी पत्तियों की सोर्सिंग है। सोर्सिंग है, सोर्सिंग के टाइम पर कोई चेक नहीं हो रहा है सर? हाँ, रॉ मटेरियल की टेस्ट करना ज़रूरी है। अभी थोड़ी बहुत कहीं-कहीं हो रही है, लेकिन किसी फैक्ट्री में पॉसिबल नहीं है कि कोई लैब सेट कर ले, या सारी पत्तियों की जो गाड़ियाँ आती हैं, छोटी-छोटी गाड़ियाँ आती हैं, सैकड़ों गाड़ियाँ आती हैं, उनको उसी समय टेस्ट कर लिया जाए। क्योंकि पत्तियों का लाइफ काफ़ी कम होता है। अगर 2-3 घंटे के अंदर में सही जगह पर नहीं पहुँचाया जाए, तो पत्तियाँ खराब हो जाती हैं। माय गॉड, तो मैं क्या आऊंगा सर पॉसिबल आपके है पास। 2-3 घंटे में मैं टेस्ट करना? मैं आऊंगा सर आपके पास। आपने दरअसल इस छोटी सी बात में ना बहुत बड़े एक डेंजर की तरफ इशारा कर दिया। बंसाली सर, हम तो सर मतलब आम भारतीय लोग, और महाराष्ट्र में तो हम देखते हैं कि चाय की किस तरह से दीवानगी है, किस तरह से चाय के बिजनेस दिन रात फल फूल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर भंसाली, अगर सोर्सिंग के लेवल पर ही इतनी कंसर्न्स हैं और पेस्टिसाइड्स का बेजा इस्तेमाल नहीं, बैंड और रेस्ट्रिक्टेड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये बात आ रही है, ये कितना बड़ा डेंजर है सर?
जी दीपक जी, डेफिनेटली ये जो बात अभी सामने आ रही है कि जो रेस्ट्रिक्टेड बैन है पेस्टिसाइड या जो बैन पेस्टिसाइड है उनका भी यूज हो रहा है और पता नहीं चल पा रहा है। ये कॉमन मैन को, नॉर्मल आदमी को जो रोज़ाना चाय पीता है, उनको चाय के स्वाद में या चीज़ों में जनरली पता नहीं लगता है। लेकिन ये पेस्टिसाइड या जो बैंड पेस्टिसाइड है, जब इनका यूज करते हैं, मैंने जैसे डाइकोफॉल है, बाइफेंथ्रीन है, डेल्टा फेंथ्रीन है, डेल्टा मेथ्रीन है, अपना ऑर्गेनोफॉस्फरस कंपाउंड्स इसके अंदर होते हैं ये पेस्टिसाइड के अंदर, इनका जब डाला जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान होता है एनवायरमेंटल हेल्थ के अलावा ह्यूमन हेल्थ को। और ह्यूमन हेल्थ में सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रॉब्लम में आता है, उसके बाद में किडनी और लिवर, ये दो डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को नुकसान देती है और दोनों में किडनी के ऊपर प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक ही दिन में, 2 दिन में नहीं होता। जब ये लंबे टाइम तक इन चीज़ों का यूज किया जाता है, इस टाइप के पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, तो लिवर डिजीज और किडनी डिजीज एंड समटाइम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी डेवलप हुए हैं। ऐसे हमने इस टाइप के पेशेंट्स देखे। लेकिन एक दिन में नहीं होता, इसलिए पेशेंट को भी इसका एहसास नहीं होता। धीरे धीरे करके ये लॉन्ग टर्म के लिए एक क्रॉनिक डिजीज के रूप में डेवलप होते हैं। सो पेस्टिसाइड नुकसानदायक है, ज़्यादा नुकसानदायक है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह का स्वीट पॉइजन है, मीठा जहर है जो पता नहीं चल रहा है। लंबे समय के बाद, लॉन्ग टर्म जब इसका यूज होता है तो उसके बाद इसका इफेक्ट पता चलता है। टाइमली ही इसका अगर यूज करने से पहले या बॉइल्ड जो लीव्स होती है उनको यूज किया जाए या प्रॉपर वॉश किया जाए, या ये पेस्टिसाइड जो रेस्ट्रिक्टेड है, जो बैन है, वो जो यूज करते हैं उनके ऊपर अगर सख्त कार्रवाई की जाए या फार्मर्स को एजुकेट किया जाए, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो ह्यूमन हेल्थ का है उसको इफेक्ट होने से रोका जा सकता है। एब्सोल्युटली सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली और इसके इम्पॉर्टेंटली आपने बिल्कुल सही कहा। इसके दरअसल 3 एस्पेक्ट हैं डेंजर के। एक तो जो हेल्थ हैजार्ड है जो कंज्यूमर पे, वो तो है ही। वर्कर सेफ्टी, जो शर्मा जी भी कह रहे थे, वर्कर सेफ्टी, और जो आपने कहा कि इकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, डैमेज टू लोकल इकोलॉजी और इकोसिस्टम पे है। कुल मिला के ये सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के लिए नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए, पूरे सिस्टम के लिए एक प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। लेकिन चक्रवर्ती साहब, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी 1968 का कानून है, इंसेक्टिसाइड्स एक्ट, उसका सेक्शन 27 का इस्तेमाल अगर गवर्नमेंट कर ले, जिसकी शायद बात भी हो रही है, और वहाँ पर जो नॉर्दर्न जो बंगाल है वहाँ पर तो पिछले साल का 2023 का ऑर्डर भी है, इंसेक्टिसाइड प्रोहिबिशन ऑर्डर, इसको इन्फोर्स करने की अब बात की जा रही है। हम देखते हैं कि रूल्स हैं हमारे पास तंत्र है, सब कुछ है, लेकिन जैसा शर्मा जी बता रहे हैं कि कोई तैयार नहीं है वहाँ पर। ये सर, आपको नहीं लगता कि एजेंसीज के पॉइंट पे ये बहुत बड़ी लापरवाही है? देखिए, फसाई का जो रोल जो है, दिस फार्मर्स एंड फिशरमैन आर नॉट विद इन द परव्यू ऑफ द एफएसएसआई। तो ये जो फार्मिंग सेक्टर में जो प्रॉब्लम हो रहा है, एक्चुअली एफएसएसआई इज नॉट रिस्पांसिबल और आंसरेबल आल्सो। और टी का जो है, आवर जॉब इज टू सी दैट वेदर द टी इज मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स और नॉट। स्टैंडर्ड्स ऑफ टी, क्योंकि चाय के डब्बे पे तो फसाई का ठप्पा होता है ना सर। हाँ, चाय में फसाई का जरूर डब्बा होता है। तो उसमें क्या चेक करते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग चेक करते हैं कि whether it is complying with our standards। और जो पेस्टिसाइड जो है, पेस्टिसाइड इज अबव द लेवल ऑफ द परमिसिबल लिमिट। बट 27 पेस्टिसाइड जो फसाई एक्चुअली बैन कर दिया है, whether they are using it or not, actually that has to be checked at the farm level। तो अगर फार्म लेवल में वो आ जाएगा, फिर उसका बाद एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेक। नो, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। मुझे बताइए कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये काम फसाई का है या नहीं है चेक करना सर, तब जाके आप उसको अपना। नहीं, वो जरूर, बिकॉज कोई भी फूड प्रोडक्ट्स एक्चुअली उसमें 3-4 चीज चेक करना है। एक है हमारा जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, रेसिड्यूज रेगुलेशंस है, वो whether it is complying with the regulation or not। अगर सब बाकी स्टैंडर्ड सब भी ठीक रहे, बट ये कंटामिनेंट्स, टॉक्सिन्स एंड रेसिड्यू रेगुलेशंस कंप्लाई नहीं करेगा, देन एक्चुअली द प्रोडक्ट विल बी रिजेक्टेड। दिस इज एज पर आवर एफएसएस एक्ट। हाँ, तो एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि अगर किस लेवल पे चेक होता है, अगर वहां से फार्म से पेस्टिसाइड युक्त पत्तियां हैं, उन पत्तियों को कोई चेक नहीं हुआ, उनका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, उन प्रोडक्ट पे आप कैसे चेक करते हैं कि उसमें बैंड पेस्टिसाइड है या नहीं है? क्योंकि खबर ये है, जो कल मीटिंग है वहां की, लेबर मिनिस्टर खुद मीटिंग ले रहे हैं, 4 जिलों के नॉर्थ के डीएम आ रहे हैं,
आप फसाई कैसे इंश्योर करेगा कि पेस्टिसाइड इसमें है या नहीं है, ताकि वो एक मार्केट में वो प्रोडक्ट उतरे ही ना? नहीं, पेस्टिसाइड्स चेक करने का तो इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास। ओके। तो वो तो लैब में टेस्ट होता है पेस्टिसाइड्स का, वेदर पेस्टिसाइड्स वो पेस्टिसाइड यूज हो रहा है कि नहीं, वो 27 पेस्टिसाइड वो तो चेक करना है। और बाकी पेस्टिसाइड जो यूज कर रहा है वो भी विद इन परमिसिबल लिमिट है कि नहीं, वो भी देखना है एक्चुअली। बट चक्रवर्ती सर, ये फसाई की तरफ से हमने नहीं देखा एक्शन। अगर आपके पास मैकेनिज्म है तो ऐसा तो नहीं है कि फसाई ने चेक किया फिर गवर्नमेंट को बताया तब बैन हो रहा है। ये तो वहां की लोकल खबरें आ रही हैं तब जाके गवर्नमेंट संज्ञान में ले रही है। ऐसा लग रहा है कि फसाई भी कुछ कर नहीं पा रहा है। देखिए, टी के लिए जो है वो टी बोर्ड है, और ये स्पाइस जो है स्पाइस के लिए स्पाइसेस बोर्ड है। इसीलिए पहले जो एमडीएम और एवरेस्ट मसाला का जो प्रॉब्लम आया था, बिकॉज एफएसएसए डिपेंडेड ऑन स्पाइस बोर्ड, बट स्पाइस बोर्ड उसका जो लेबोरेटरी में, दे हैव वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी इन चेन्नई, इन एट कोची। तो वो वहाँ एक्चुअली अगर वो पास हो जाएगा तो इसमें दिक्कत है। टी बोर्ड का भी काफी सारी लेबोरेटरी, यानी कि ये एक आयरनी है। आप बड़ी साफगोई से बात करते हैं चक्रवर्ती सर, और इसीलिए मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको। आप बड़ी साफगोई से बताते हैं और बताते हैं कि कैसे हमारी सरकार की एजेंसीज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर, मतलब जब टी बोर्ड ने अगर उसको ओके कर दिया है तो फिर फसाई कौन होता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला। इस तरह की स्थितियां हैं। लेकिन क्या हमें इस मनस्थिति से आगे जाके लोगों की हेल्थ के लिए कुछ और काम करने की आवश्यकता है? छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं मैं, फटाफट हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा, बहुत सारे ज्वलंत सवाल उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आपकी चाय में कहीं पेस्टिसाइड वाली चुस्की तो नहीं है? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में इन दिनों बहुत तेजी से इस बात की चिंताएं फैल रही हैं कि वहां पर जो प्रोडक्शन हो रहा है टी का, उसमें बैंड पेस्टिसाइड्स हैं। और इस पर एक हाई लेवल मीटिंग भी कल होने वाली है, जिसमें तमाम जिलों के जिलाधिकारी और लेबर मिनिस्टर खुद मौजूद रहेंगे। उसी पर चर्चा कर रहे हैं आप। शर्मा जी, अब इसका आप समाधान बताइए। सर, आप तो देख रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप बड़ी बारीक नजर इस पर रखते हैं। आप हमें बताइए सर कि इसका सॉल्यूशन क्या है? मीटिंग्स वगैरह हो जाएंगी, लेकिन अगर बात सिर्फ असली लेवल पर मॉनिटरिंग और चेकिंग ही नहीं हो रही है तो जितनी मर्जी आप मीटिंग कर लीजिए, कुछ हासिल हो नहीं पाएगा कुछ। देखिए दीपक जी, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो भी कच्ची पत्तियां हैं, मतलब कि चाय फैक्ट्रियों के लिए वो रॉ मटेरियल है, उसकी जगह जगह पे टेस्टिंग होनी चाहिए। एक लैब की भी सफिशिएंट स्थापना होनी चाहिए कि भाई सफिशिएंट लैब रही तभी तभी तो टेस्ट होगी। आप मतलब बागानों को भी निरीक्षण करिए, उनको भी देखिए। पत्तियों में सबसे बड़ी क्या है, इनकी हार्वेस्टिंग बहुत फास्ट होती है। आज पत्तियों को तोड़ेंगे और फिर 6-7 दिन बाद पत्तियों को प्लग करते हैं। तो ये जो 6-7 दिन का गैप के अंदर में कोई भी केमिकल अगर स्प्रे किया तो उसकी जो है अंश रहना स्वाभाविक सी बात है। काफी हद तक होती है। बहुत तरह के केमिकल्स हैं, खतरनाक केमिकल्स हैं। इवन जो हमारा पीपी मतलब प्लांट प्रोटेक्शन कोड के अंतर्गत जो भी केमिकल्स हैं जो टी बोर्ड ने जारी किया है, तो उसके अंदर के भी केमिकल्स की अगर मात्रा को ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो वो भी नुकसान कर सकती है। तो ये जो हार्वेस्टिंग की टाइम काफी शॉर्ट होती है, 7 दिन 8 दिन बाद प्लकिंग करनी पड़ती है। इसलिए जितने भी स्मॉल ग्रोवर्स हैं या फील्ड में जा करके देखना, लैब की स्थापना करना, ये केमिकल्स कोई बेच ना सके। जो जिस केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, उसकी यूजेस सब बैन किया हुआ है, उसकी कोई बेच ना सके, इस पे थोड़ा सा एब्सोल्युटली, यानी कि माइन्यूटली जो है हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और हमको लैब्स बिठानी पड़ेंगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इस बीच डॉक्टर भंसाली, वैसे तो चाय सेहत के लिए अच्छी है या नहीं, हमारे पूर्व में कई चर्चाएं इसमें हो भी चुकी हैं, बट फिर भी पेस्टिसाइड युक्त हो या नॉर्मल भी चाय हो, अपने लिए अब हमारे पास क्या बचता है सर? एक आम टी लवर के लिए फिर किस तरह की एहतियात बरतने की सलाह देंगे आप? एहतियात यही है कि जैसे अपन रेगुलर चेकअप करते हैं, रेगुलर हेल्थ चेकअप हम लोग जो आजकल काफ़ी लोग करते हैं, और एक
हम लोग रिकमेंड भी करते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद हर व्यक्ति को साल में एक बार रेगुलर रूटीन ब्लड प्लस सोनोग्राफी और बेसिक इन्वेस्टिगेशन करते रहने चाहिए। अगर उन इन्वेस्टिगेशन में कोई भी अलार्मिंग साइन है, जैसे किडनी का क्रिएटिनिन लेवल अगर 1.2, 1.3, 1.4 बॉर्डर लाइन पे आने लगता है, या लिवर के एंजाइम बढ़ने लगते हैं, ये कुछ साइन ऐसे होते हैं, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी है, तो थोड़ा सा पीछे जाएं, चेक करें उनका चाय का हैबिट कैसा है, उनका कॉफ़ी का हैबिट कैसा है, और उनको थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें। क्योंकि आज की डेट में हम लोग अगर देखते हैं, काफ़ी पेशेंट से हम लोग पूछते भी हैं कि तुमने कोई बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक पाउडर तो नहीं खा रहे हैं, चूरन तो नहीं खा रहे हैं, या ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहे हैं कि जिसकी वजह से उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री नहीं है, बाकी और कोई चीज़ें नहीं है। सो नुकसान करती है, और गवर्नमेंट लेवल पे ये इस पर अगर सख्त कार्रवाई हो, लोग इतना टैक्स भर रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, और उसके बाद अगर फसाई अपना काम बराबर नहीं कर रही, या एफडीए बराबर काम नहीं कर रही, और उसका भुगतान अगर लोगों को हेल्थ हैजार्ड के रूप में, या फार्मर्स को अपना ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के रूप में अगर पे करना पड़ रहा है, या एनवायरनमेंट को लेकर के अगर इतना नुकसान आ रहा है, तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। तो मुझे लगता है इंटरवेंशन होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन होने की बहुत सख्त जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। चक्रवर्ती साहब, कुछ महीने पहले एफडीए ने पुणे में कुछ ऐसे ही चाय पकड़ी थी, लाखों की चाय पकड़ी गई थी, तो संक्षेप में जानना चाहूंगा एजेंसीज को क्या करना है अपनी तरह से? नहीं, देखिए अभी ये जो पेस्टिसाइड्स जो इशू है, इसको टेस्टिंग करने के लिए कलकत्ता में भी काफी अच्छा लेबोरेटरी है। हमारा जो सेंट्रल फूड लेबोरेटरी कलकत्ता में है, इट इज ए रेफरल लैब एंड दे कैन टेस्ट ऑल द पेस्टिसाइड्स। 149 पेस्टिसाइड जो है, एंड उसमें 27 बैंड पेस्टिसाइड्स है, वो सभी टेस्ट करने का प्रोविजन। एक्चुअली अभी रूटीन चेक करना चाहिए ऑल द प्रोडक्ट्स। एक्चुअली बैच ऑपरेशन जो होता है, उसको रूटीन चेकिंग करना चाहिए, एंड वंस इट इज पास्ड बाय द एफएसएसआई देन ओनली इट शुड बी अलाउड। एब्सोल्युटली, यानी कि चेकअप्स जो है, चेकिंग जो है वो रूटीन होनी चाहिए, मॉनिटरिंग और ज्यादा स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए। फिलहाल यही उम्मीद हम करते हैं कि एजेंसीज अपना काम बखूबी करें। गवर्नमेंट मीटिंग ले रही है, देखते हैं आउटकम्स क्या होंगे। तब तक आप लोग सतर्क रहिए। कोई पैनिक फैलाना हमारा मकसद नहीं है, बट जो आपसे हमारी आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं, उस पर विचार मंथन करना बहुत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से आज की चर्चा हमारी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर गौतम बंसाली सर, थैंक यू सो मच सर। प्रदीप चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी शर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। शो में आज इतना ही। नमस्कार।